अच्छा, ये पिरसी आई है सीएसएस में, ईयर 2020 है। और पहले हम इसको पढ़ते हैं पिरसी को, फिर उसके बाद जो हमने टेक्निक्स वगैरह लर्न की हैं उसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो ये कहता है, मंटो वॉज अ विक्टिम ऑफ सम काइंड ऑफ सोशल एम्बिवेलेंस that converged on self-righteous hypocrisy and mental obtuseness. His detractors branded him as vulgar and obscene and implicated him into a long-drawn legal battle, questioning the moral validity of his writings. Without being deterred by their negative tactics, he remained firm in his commitment to exploring the stark realities of life, offensive to the conservative taste of some self-styled purists. In the line of right, he sought to unravel the mysteries of sex, not in an abstract, non-earthly manner, but in palpable, fleshy permutation, signifying his deep concern for the socially disabled and depressed classes of society, like petty wage earners, pimps, and prostitutes. For Manto, man is neither an angel nor a devil, but a mix of both. His middle and lower middle class characters think, feel, and act like human beings. Without feigning virtuosity, he was able to strike a rapport with his readers on some of the most vital social moral issues concerning them. As a result, he was fully conscious of the yawning gap between appearance and reality. In fact, nothing vexed him more than a demonstrable duality in human behavior at different levels of social hierarchy. He had an jaundiced view of men's faults and follies. As a literary artist, he treated vulgarity discreetly without ever sounding vulgar in the process. Like Joyce, Lawrence, and Caldwell, in Minto's work, too, men and women of the age find their own restlessness accurately mirrored. And like them, Minto was also raised above his own self by his somber enthusiasm. ठीक है, अब हमने इसको पढ़ लिया। इसमें अब हम देखेंगे कि किस चीज के बारे में है ये पैसेज। तो उसकी वही टेक्निक के एक तो हम ये देखेंगे कि कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार। तो हमें अपरेंटली नजर आ रहा है कि इसमें ये जो मंटो है, मंटो सादत हसन मंटो उर्दू लिटरेचर के बहुत बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से इनका ताल्लुक था। कुछ टाइम ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट का भी हिस्सा रहे। अगर हमें बैकग्राउंड नॉलेज पता है मंटो के बारे में तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर बैकग्राउंड नॉलेज नहीं भी है पता तो भी हम इसमें से जो है इसकी पिरसी बना सकते हैं। अच्छा, फिर हमने देखा था सिनोनिम्स, प्रोनाउंस। हिज किसको रेफर कर रहा है? मंटो को रेफर कर रहा है। ही किसको रेफर कर रहा है? मंटो को रेफर कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये पैसेज मंटो के बारे में, इसका मेन एस्पेक्ट मंटो है। लेकिन हमने कहा था कि पिरसी जो होती है एक मेन एस्पेक्ट होता है उसके अंदर और एक सब एस्पेक्ट होता है। ठीक है, सब एस्पेक्ट अगर अभी हमें पता नहीं चल रहा, वैसे तो इसमें दो तीन सब एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। एक मंटो के अगेंस्ट जो हाइपोक्रेसी थी लोगों की वो नजर आ रही है। दूसरा मंटो की रियलिज्म
मंटो की जो है वो रिबेलियस नेचर। ठीक है, मंटो का अटैक हाइपोक्रेट्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन हम इसकी एक पिरसी बनाते हैं, फिर आगे जाके फर्दर इसकी जो टाइटल है इसको और ज्यादा हम प्रॉपर वे में समझ सकेंगे। तो ये मंटो के बारे में है। अब ये कह रहा है, इसको अब हम एक और टेक्निक से करते हैं। अब हम सेंटेंस टू सेंटेंस इसकी पिरसी करते हैं, सेंटेंस टू सेंटेंस। मंटो वॉज विक्टिम ऑफ सम काइंड ऑफ सोशल एम्बिवेलेंस। ठीक है, मंटो जो था वो सोशल एम्बिवेलेंस का टारगेट था, विक्टिम था। अब अगर हमें एम्बिवेलेंस की मीनिंग नहीं आ रही तो हम कॉन्टेक्स्ट में उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, या फिर उसका एक जनरल एक मफहूम ले लेंगे। ठीक है, वैसे एम्बीवेलेंट जो है वो, एम्बी मीन्स टू, वेलेंट मीन्स दो रास्तों के ऊपर चलने वाला। तो एम्बीवेलेंट वो होता है जो कि एक वक्त में एक बात करे, दूसरे वक्त में दूसरी बात करे। हाइपोक्रेट, यहां पे इसकी एक मीनिंग ये होगी कि सोशल हाइपोक्रेसी का शिकार था। दैट कन्वर्ज्ड ऑन सेल्फ राइटियस हाइपोक्रेसी एंड मेंटल ऑब्स्ट्यूजनेस। ठीक है, मेंटल ऑब्स्ट्यूजनेस सिनोनिम यूज कर सकते हैं, नैरो माइंडेडनेस। तो क्या कह रहा है कि मंटो जो है वो सोसाइटी की हाइपोक्रेसी और नैरो माइंडेडनेस का शिकार था। तो हमने इसको पैराफ्रेज करके लिख दिया, मंटो वाज अ विक्टिम ऑफ सोशल हाइपोक्रेसी एंड मोरल नैरोनेस, नैरो माइंडेडनेस। ठीक है, इसमें जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, सेल्फ राइटियस, सोशल एम्बिवेलेंस, जिन वर्ड्स की करीब करीब सेम मीनिंग है, जैसे यंग, एनर्जेटिक, एंशियस एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो हम किसी एक वर्ड को चूज करके बाकी दूसरे वर्ड्स को उसी के अंदर जो है वो हम मर्ज कर सकते हैं। उन सारी डिस्क्रिप्शंस की जरूरत नहीं है, या तो हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो हमने इसकी सेंटेंस की जो है वो एक पैराफ्रेजिंग भी कर दी, और इसको ब्रीफली, मंटो वाज अ विक्टिम ऑफ सोशल हाइपोक्रेसी एंड मोरल नैरोनेस। हिज डिट्रैक्टर्स branded him as vulgar and obscene। मीन्स जो इसके जो अगेंस्ट थे, जो इसके क्रिटिक्स थे, वो कहते थे कि ये वल्गर है, फहश है, एंड implicated him into a long drawn battle questioning the moral validity of his writings। तो मंटो के खिलाफ उन्होंने अदालत में केस दर्ज कर दिया था। खास तौर पर मंटो की दो कहानियां थी, वो बड़ी कंट्रोवर्शियल थी। एक थी ठंडा गोश्त और दूसरी काली शलवार। तो कोर्ट में इसके खिलाफ केस चलता रहा, जो कि मंटो जीत गया था। तो यहां पे यही बात कर रहा है कि इसके जो क्रिटिक्स हैं, इस क्रिटिक्स कॉल्ड हिम ऑब्सिन, इसको फहश कहते थे, एंड सूड हिम ओवर हिज बोल्ड राइटिंग्स। उसकी राइटिंग उस दौर के हवाले से, उस कॉन्टेक्स्ट में, इवन अगर आज भी देखें तो बड़ी बोल्ड होते हैं, जो कि उस दौर का जो कंजर्वेटिव माइंडसेट था उनको हजम नहीं हो सकी। तो इसका हम एक मफहम निकाल के और अपने वर्ड्स में इसको लिखेंगे। पिरसी शुड बी इन योर ओन वर्ड्स।
तो ये देखें, हिज डिट्रैक्टर्स हमने सिनोनिम लगा दिया, क्रिटिक्स ब्रांडेड हिम एज वल्गर एंड ऑब्सीन। दो वर्ड्स लिखे थे यहाँ पे, वल्गर एंड ऑब्सीन, हमने एक ही वर्ड इसमें यहाँ पे लिख दिया। ब्रांडेड हिम, कॉल्ड हिम ऑब्सीन, and implicated him into a long drawn legal battle, sued him। जैसे कल मैंने आपको बताया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से हम लोग जो है बहुत सारे वर्ड्स को एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। किस चीज के ऊपर? क्वेश्चनिंग द मोरल वैलिडिटी ऑफ हिज राइटिंग। इसकी राइटिंग जो मोरल वैल्यूज को चैलेंज कर रही थी, तो हमने कह दिया बोल्ड राइटिंग्स जो थी उसकी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, विदाउट बीइंग डिटर्ड बाय देयर नेगेटिव टैक्टिक्स। मंटो को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसके खिलाफ जो नेगेटिव टैक्टिक्स यूज की जा रही थी। ही रिमेन्ड फर्म इन हिज कमिटमेंट टू एक्सप्लोरिंग द स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ, ऑफेंसिव टू द कंजर्वेटिव टेस्ट ऑफ सम सेल्फ स्टाइल्ड प्योरिस्ट। उसकी जो राइटिंग थी वो उसके ऊपर कमिटेड रहा, क्योंकि उसकी राइटिंग्स क्या करती थी, जो रियलिटीज थी उनको एक्सपोज करती थी। जब मंटो को कहा गया कि आप ये जो लिख रहे हैं ये तो फौश है, मंटो ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर लिखता था। मंटो ज्यादातर जो ब्रोथल्स होते हैं उसके ऊपर लिखता था। तो मंटो ने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ आईना दिखा रहा हूं, मेरी राइटिंग गंदी नहीं है, मेरी राइटिंग में तो सोसाइटी का अक्स नजर आता है। ये तो आपकी सोसाइटी गंदी है। अगर आपकी सोसाइटी अच्छी होती तो मेरा अक्स भी वाज़ेह नजर आता, आपको चीजें अच्छी नजर आती। आपको अगर गुस्सा करना है तो मेरी राइटिंग के ऊपर गुस्सा ना करें, आप उस सोसाइटी के ऊपर गुस्सा करें जो कि इतनी गलीज और गंदी सोसाइटी है। तो उसने क्या किया? He remained firm in his commitment to exploring the stark realities of life, offensive to the conservative taste of some self-styled purist. So he remained without being deterred, undeterred. Sentence synthesis, participle phrase के साथ, he steadfastly revealed harsh truths that offend conservative purists. ठीक है, he remained firm in his commitment, he remained steadfast, फिर हमने इसको एडवर्ब के अंदर कन्वर्ट कर दिया, steadfastly exploring the stark realities of offensive to the exploring, revealing, revealed, क्या रिवील किया? हार्श ट्रुथ्स। स्टार्क रियलिटीज की जगह हार्श ट्रुथ्स हमने यूज कर दिया सिनोनिम। दैट ऑफेंडेड कंजर्वेटिव प्यूरिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तीन बातें आ गई कि मंटो एक तो जो सोशल हाइपोक्रेसी थी और नैरो माइंडेडनेस थी उसका विक्टिम था, और उसी की वजह से मंटो को एक फहश और एक जो है वो वल्गर राइटर समझा जाता था और उसके खिलाफ केस कर दिया। लेकिन मंटो ने कहा कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं ये सब चीजें बेशक आपको इरिटेट करें लेकिन मैं रिवील करता रहूंगा। अच्छा, अब आगे हमने दो सेंटेंसेस को उठा लिया है। सॉरी, ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, इसको इन द लाइन ऑफ फ्राइड, यहां पे फ्राइड का जिक्र आ गया। सिगमंड फ्राइड, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, एक बायोग्राफर ने लिखा फ्राइड के लिए कि फ्राइड वाज द क्रिस्टोफर कोलंबस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ अनकॉन्शियस।
फ्राइड की राइटिंग जो है वो ये कहती है कि इंसान का जो बेसिक जो ड्राइविंग फोर्स है वो सेक्स है। तो ये उसी बात का यहाँ पे जो है वो हवाला दे रहा है। इसको कहते हैं अलूयन, मीन्स उसकी तरफ इशारा करना, फ्राइड की तरफ इशारा कर रहा है। इन द लाइन ऑफ फ्राइड he sought to unravel the mysteries of sex not in abstract non-earthly manner but in palpable fleshy permutations signifying his deep concern for the socially disabled and depressed classes of society। कि जो मिस्ट्रीज ऑफ सेक्स हैं उसके बारे में जो मुख्तलिफ जो टेबूज बने हुए हैं सोसाइटी के अंदर, जिस तरह से फ्राइड ने उनको अटैक किया उसी तरह से मंटो ने उनको अटैक किया, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वे में नहीं, रियल वे में। ठीक है, अब देखें जैसे हमने ऊपर बात की मंटो की, और उसके ऊपर सेंटेंस में भी एक और कीवर्ड जो सामने आ रहा है वो आ रहा है रियलिटी, रियलिज्म। तो हमने इसको पैराफ्रेज कर दिया, लाइक फ्राइड ही रियलिस्टिकली explored human sexuality to highlight the struggles of marginalized groups। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम जनरलाइज करते हैं चीजों को, तो यहां पे जैसे पेटी वेज अर्नर्स मीन्स लोअर क्लास के लोग जो दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं, पिम्प्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, तो इसको हमने कह दिया मार्जिनलाइज ग्रुप्स, मार्जिनलाइज पीपल, exploited people, wretched of the earth। He realistically explored human sexuality to highlight the struggles of marginalized groups। कौन से marginalized groups? Such as poor workers, pimps and prostitutes। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेंटेंस था इसको हमने पैराफ्रेज कर दिया यहाँ पे, और इसको अच्छा एक चीज का हमने ख्याल रखना है कि पिरसी के अंदर अगर हमारे पास आइडियाज कॉम्प्लिकेटेड हैं, अगर हमारे पास बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो हमने जो पिरसी बनानी है उसके वर्ड सिंपल होने चाहिए। तो सिंपल वे में लिखना है। तो यहाँ पे फ्राइड की बात आ गई, उसके बाद कह रहा है फॉर मंटो मैन इज नाइदर एन एंजल नॉर अ डेविल। इंसान ना फरिश्ता होता है ना शैतान होता है, बट अ मिक्स ऑफ बोथ, दोनों चीजें होती हैं इंसान के अंदर। अब ये क्या है? ये भी रियलिज्म की बात कर रहा है। ये क्या है? ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है? रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आइडियलिस्टिक वे में सोचें तो हम यही कहेंगे कि इंसान फरिश्ता होता है, कोई गुनाह नहीं करता जिंदगी में, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो मंटो को इसका बहुत गहराई से पता था कि बेशक इंसान कितना भी नेक हो, परहेजगार हो, लेकिन वो अपनी जिंदगी में गुनाह करता है। तो मंटो ने जो डार्क साइड है लाइफ की उसके ऊपर लिखना शुरू किया। तो उसको पता था कि बेशक जितना भी किसी बंदे की लाइफ ब्राइट हो, लेकिन उसकी लाइफ में डार्क साइड भी होती हैं। तो उसकी वजह से जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो ऑफेंड होते थे। His middle and lower middle class characters think, feel and act like human beings। मीन्स इसके जो कैरेक्टर्स होते थे वो मिडिल क्लास के होते थे, और वो को आइडियलिस्टिक किस्म की उनकी सिचुएशन नहीं होती थी। फील एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, इंसानों की तरह एक्ट करते थे, ना वो फरिश्तों की तरह एक्ट करते थे ना शैतान की तरह एक्ट करते थे। तो यहाँ पे भी जो है एक बात ये आ गई कि ये रियलिटी की बात कर रहा है कि रियलिटी में किस तरह से चीजें वर्क कर रही होती हैं लाइफ में। मंटो सा ह्यूमन एज मिक्स ऑफ गुड एंड बैड, इसको पैराफ्रेज कर दिया, एंड depicted ordinary people, middle and lower middle class characters, ordinary people
with genuine human thoughts and feelings. ठीक है, जो जेन्युइन है, जो रियल फीलिंग्स है उनकी, उन्हीं को ये पोर्ट्रे करता था. विदाउट फेनिंग वर्चुओसिटी, he was able to strike a rapport with his readers on some of the most vital socio-moral issues concerning them. कोई अखलाकियात वगैरह का ये दर्स नहीं देता था. ये कोई चौधरी नहीं बना हुआ था मंटो. लेकिन ये क्या करता था, he connected with readers on important and social moral issues. जो सोशल और मोरल इश्यूज हैं, मंटो से पहले जो दूसरे जो बड़े राइटर्स थे, उनकी राइटिंग्स में हमें इस तरह के मोरल लेसन्स मिलेंगे, जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद की मुरातुल उरूस है, तौबतुन नसू है. लेकिन मंटो कोई जो है वो प्रीचर नहीं था मॉरलिटी का. Without pretending to be virtuous, he connected with readers on important social and moral issues. Social और moral issues के बारे में ये ज्यादा connected था. As a realist, he was fully conscious of the yawning gap between appearance and reality. अब इसको इस बात का भरपूर अंदाजा था कि जो चीजें नजर आ रही हैं और जो हकीकत है उसमें एक गैप होता है. ठीक है, यहां पे इसने खुद ही वर्ड यूज कर दिया, रियलिस्ट. और ये भी जो बात हो रही है, रियलिटी में ऐसा ही होता है कि जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, अपीयर हो रही हैं, और उनके हिडन फैक्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं. In fact, nothing vexed him more than a demonstrable duality in human behavior at different levels of social hierarchy. जो इंसानों के अंदर डुअलिटी होती है, हाइपोक्रेसी होती है, दुनिया के सामने एक चेहरा और हकीकत में दूसरा चेहरा, ये मंटो को बड़ा परेशान करती थी चीजें. तो इसलिए इसने इसको एक्सपोज करने के लिए ये राइटिंग्स लिखी. तो इसको हमने पैराफ्रेज कर दिया. एज अ रिजल्ट, he clearly saw the gap between appearance and reality and was deeply troubled by people's double standards across social classes. यहां पे हमने कंजंक्शन लगा दिया एंड. अगर दो वर्ब्स हों तो हम उनको कंजंक्शन एंड के साथ मिला के और एक ही सेंटेंस में सिंथेसाइज कर सकते हैं. He had an jaundiced view of men's faults and follies. ठीक है, यहां पे देखें बाइनरीज बार बार आ रही हैं. एक तो गुड एंड इविल, अपीयरेंस, रियलिटी, फॉल्ट्स, फोलीज. जिस राइटर ने ये पैसेज लिखा है वो बाइनरीज का इस्तेमाल कर रहा है. मींस कोई ना कोई चीजों के अंदर डुअलिटी है. एज अ लिटरेरी आर्टिस्ट ही ट्रीटेड वल्गरिटी डिस्क्रीटली विदाउट अवर साउंडिंग वल्गर इन द प्रोसेस. ठीक है, तो इसको पैराफ्रेजिंग जब किया, ही हैड अ क्रिटिकल व्यू ऑफ ह्यूमन फ्लॉज. जो इंसान के जो फ्लॉज होते हैं वो उसको क्रिटिकली देखता था. फॉल्ट्स एंड फोलीज को हमने एक ही वर्ड में फ्लॉज के अंदर हमने कवर कर दिया. एंड पोर्ट्रेड वल्गरिटी केयरफुली विदाउट बीइंग वल्गर हिमसेल्फ. अच्छा, कुछ राइटिंग्स ऐसे होती थी, सेक्स के ऊपर लिखी जाती थी, वो सेक्सुअली अपील करने के लिए लिखी जाती थी. मंटो की राइटिंग का पर्पस ये नहीं होता था. मंटो ने अगर कोई सेक्स के ऊपर लिखी तो वो बेसिकली सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के लिए लिखी.
जैसे काली शलवार लिखी उन्होंने, जैसे ठंडा गोश्त लिखी मंटो ने, तो खुद वो वल्गर नहीं होता था, उसकी लैंग्वेज बड़ी लिटरेरी होती थी, क्रिटिकल लैंग्वेज होती थी। तो ये बात अब यहाँ पे कह रहा है। अब आगे कह रहा है, लाइक जॉइस, लॉरेंस एंड कॉडवेल, in Manto's work, two men and women of age find their own restlessness accurately mirrored. अब यहाँ पे कुछ यूरोपियन राइटर्स का हवाला दे रहा है, इशारा कर रहा है उनकी तरफ। अगर हमें इनके बारे में पता नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर बैकग्राउंड पता है तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पे जेम्स जॉइस, ये आयरलैंड के राइटर्स थे, डीएच लॉरेंस की बात कर रहा है और क्रिस्टोफर कॉडवेल की बात कर रहा है। ठीक है, लॉरेंस नॉवेलिस्ट था, जेम्स जॉइस नॉवेलिस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर था, क्रिस्टोफर कॉडवेल की क्रिटिसिज्म बड़ी मशहूर है। तो जिस तरह से लॉरेंस, कॉडवेल और उनकी राइटिंग में लोगों को अपने समाज की अक्कासी नजर आती है, तो यहाँ के लोगों को भी मंटो की राइटिंग में सोसाइटी मिरर्ड होते हुए नजर आती है। एंड लाइक देम मंटो वाज आल्सो रेज्ड अबो हिज ओन सेल्फ बाय सोम्बर एंथुसिज्म। ठीक, तो लाइक जॉइस, लॉरेंस and Caldwell, Munto realistically reflected his era's unrest and was lifted above himself by his deep, serious passion. अब जो हमने पॉइंट्स पैराफ्रेज किए, उनको इस तरह से आउटलाइन की फॉर्म में लिख देंगे। Munto was a victim of social hypocrisy and moral narrowness. Critics called him obscene and sued him over his bold writings. Undeterred, he steadfastly revealed harsh truths that offended conservative purists. Like Freud, he realistically explored human sexuality to highlight the struggles of marginalized groups such as poor workers, pimps, and prostitutes. Manto saw humans as a mix of good and bad and depicted ordinary people with genuine human thoughts and feelings. Without pretending to be virtuous, he connected with readers on important social and moral issues. ये जो पॉइंट्स हमने पैराफ्रेज किए उसको हमने यहां पे लिख दिया। एज अ रिजल्ट, एज अ रियलिस्ट, मंटो क्लियरली saw the gap between appearance and reality and was deeply troubled by people's double standards across social classes. He had a critical view of human flaws and portrayed vulgarity carefully without being vulgar himself. Like Joyce, Lawrence, and Caldwell, Munto realistically reflected his era's unrest and was lifted above himself by his deep, serious patience. अच्छा, अगर वर्ड्स एक्सीड हो जाएं तो जनरलाइज कर सकते हैं हम इसको, जैसे हम ये लिख सकते हैं कि लाइक यूरोपियन रियलिस्ट्स, यूरोपियन मॉडर्निस्ट राइटर्स। ठीक है, तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास ये पैसेज की आउटलाइन बन गई। अब हम इसको रफ ड्राफ्ट और फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे। तो ये जो हमने पहले टाइटल निकाला था उसमें दो वर्ड्स हमें बार बार नजर आ रहे थे, एक रियलिज्म, तो हमने कह दिया मंटोज रियलिज्म। क्यों यूज की उसने रियलिज्म? अ रिबेलियन अगेंस्ट हाइपोक्रेसी। ठीक है, हाइपोक्रेसी, फॉल्ट्स एंड फॉलीज, डुअलिटी, ये भी वर्ड हमें बार बार नजर आ रहा था, तो इसकी टाइटल की फाइन ट्यूनिंग कर दी। अब यहाँ पे जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो अगर कहीं पे कनेक्टर्स की जरूरत पड़ रही है तो कनेक्टर्स यूज करेंगे, अगर नेचुरल उसका कोहिरेंस और कनेक्टिविटी है तो उसकी जरूरत नहीं है। फाइनल ड्राफ्ट के अंदर वर्ड काउंट्स करेंगे, अगर वर्ड्स हमारे एक्सीड हो रहे हैं तो हम उसको जो है वो
रिमूव कर देंगे वहां से। ठीक है, अब ये फाइनल टाइटल आ गया, फाइनल हमारे पास इसका ड्राफ्ट आ गया। मंटो वॉज अ विक्टिम ऑफ सोशल हाइपोक्रेसी एंड मॉरल नैरोनेस। Critics called him obscene and sued him over his bold writings. But undeterred, he steadfastly revealed harsh truths that offended conservative purists. ठीक है, अब उन दो सेंटेंसेस को यहाँ पे हमने जो है वो कंजंक्शन लगा के और एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। Like Freud, he realistically explored human sexuality to highlight the struggles of marginalized groups such as poor workers, pimps, and prostitutes. Manto saw humans as mix of good and bad and depicted ordinary people with genuine human thoughts and feelings. Without pretending to be virtuous, he connected with readers on important social and moral issues. As a realist, Manto clearly saw the gap between appearance and reality and was deeply troubled by people's double standards across social classes. अच्छा, जो हमने फाइनल ड्राफ्ट बनाना है उसके अंदर दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये जो टाइटल है इसका कीवर्ड जैसे मंटो है, रियलिज्म है, ये इसमें बार बार हाईलाइट होने चाहिए क्योंकि इससे रिलेवेंस मेंटेन होती है। ठीक है, मंटो यहाँ पे भी हमने यूज कर दिया मंटो। अब वहां पे हमने लिखा था ही, वो भी सही है, लेकिन अगर आप बार बार प्रोनाउंस का इस्तेमाल ना करें और इस नाउन का इस्तेमाल करें तो इससे रिलेवेंस मेंटेन होगी कि ये पिरसी मंटो के बारे में है। फिर दूसरा कीवर्ड क्या था? रियलिस्टिकली, रियलिज्म, रियलिटी। दूसरा कीवर्ड हमारे पास ये था, तो इनको हाईलाइट करना जरूरी है। ठीक है, तो ये फाइनल ड्राफ्ट के अंदर। अच्छा, अब यही हैड अ क्रिटिकल व्यू ऑफ ह्यूमन फ्लॉज एंड पोर्ट्रेट वल्गरिटी केयरफुली विदाउट बीइंग वर्गर हिमसेल्फ। लाइक जॉइस, लॉरेंस एंड कॉर्डवेल, Manto realistically reflected his era's unrest and was lifted above himself by his deep social serious passion. ठीक है, ये फाइनल ड्राफ्ट हमारे पास आ गया। अब इस फाइनल ड्राफ्ट के वर्ड्स को काउंट करेंगे कि कितने वर्ड्स हैं। अगर वर्ड्स एक्सीड कर रहे हैं तो इसमें से कुछ वर्ड्स हम रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पे था, हमने जनरल वर्ड्स कुछ लिखे थे, जैसे हाईलाइट द स्ट्रगल्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। अगर वर्ड्स एक्सीड कर रहे हैं तो यहां से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर वर्ड कम पढ़ रहे हैं तो ऊपर से हम यहां से मेन पैसेज से कुछ वर्ड्स या कुछ आइडियाज उठा सकते हैं। ठीक है, अगर वर्ड्स ज्यादा हो रहे हैं तो जनरलाइज कर सकते हैं इनको। जस्ट जो है वो हमारे पास बिरसी राइटिंग में जो टेक्निक्स हैं जो हमने पहले की पिरसीज में सीखी थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसमें जो टेक्निक्स हमने कवर की हैं उनको अप्लाई किया है उसके ऊपर।